बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद शफीक मैसूद। सीआरपीसी के लेक्चर सीरीज़ में आज हम सीआरपीसी का चौथा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम सीआरपीसी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के बारे में है। इस पार्ट में 2 चैप्टर है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 देखेंगे, जो कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के बारे में है, और जो पावर्स है वो अब चैप्टर 3 में है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में 4 पार्ट्स है आगे। उसमें जो पहला पार्ट है वो है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। इस पहले पार्ट में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 6, जिसका टाइटल है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट्स। इस जो सेक्शन 6 है, इसके 2 क्लासेस हैं। पहला क्लास जो है इस सेक्शन का हमें ये बताता है कि हाई कोर्ट और किसी और स्पेशल लॉ के तहत बने हुए कोर्ट्स के अलावा पाकिस्तान में 2 मेन क्लासेस ऑफ कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स काम करेगी, जिनके नाम पहले का है कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरे का है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। फिर इसका जो दूसरा क्लास है उसमें बताया गया है कि कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट की फर्दर 3 क्लासेस होगी, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट। इसका जो पहला क्लास है उसको थोड़ा सा, उसमें टेक्निकल बातें हैं, उसको जहन में बिठा दें। उसमें ये बताया गया है कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स है, सिर्फ ये 2 कोर्ट्स नहीं होंगी, बल्कि हाई कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट है, और इसके अलावा स्पेशल लॉ के तहत कोई भी कोर्ट अगर क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया है, वो भी क्रिमिनल कोर्ट कंसीडर होगा। जिस तरह हमारे पास एटीसी है, एंटी टेररिज्म कोर्ट, जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बना गया है। इस तरह और भी बहुत सारे कोर्ट्स है, क्रिमिनल कोर्ट। लेकिन ये जो सेक्शन 6 हमें ये बता रहा है कि इन कोर्ट्स के अलावा 2 ये कोर्ट्स भी क्रिमिनल कोर्ट्स काम करेगी। उसका जो दूसरा क्लास है फिर वो मैजिस्ट्रेट को आगे फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट ए। पार्ट बी में जो हमें बताया गया है वो टेरिटोरियल डिवीज़न के बारे में है। ये जो पार्ट है इसमें 2 सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है। सेक्शन 7 जो है सेशंस, डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट्स, और सेक्शन 8 जो है वो डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न के बारे में है। पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीज़न, ये इसका जो टाइटल है। अब सेक्शन 7 को हम देखते हैं। सेक्शन 7 के 4 क्लासेस हैं, जिसमें जो 4th क्लास है वो तो ओमिटेड है, 3 क्लासेस अभी तक चल रही है। इसके जो पहला क्लास है सेक्शन 7 का, उसमें ये बताया गया है कि हर प्रोविंस को सेशन डिवीज़न में डिवाइड किया जाएगा, और हर सेशन डिवीज़न या तो एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर होगा या फिर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल होगा। और इसका जो दूसरा क्लॉज है वो है पावर टू आफ्टर डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट। इसमें यह बताया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर है, मतलब उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर बताई गई है। उसमें यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो सेशन डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ या उनके जो नंबर्स है उनको अल्टर कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया बहुत बड़ा हो और केसेस जो है वो प्रोसेसिंग में रुकावट बन रहा हो वो एरिया की वजह से, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस डिस्ट्रिक्ट को
दो पार्ट में डिवाइड कर सकती है, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है। इसका जो तीसरा क्लास है वो एग्जिस्टिंग डिवीज़न की जो कंटिन्यूएशन है उसके बारे में बताता है। इसमें ये बताया गया है कि जो सीआरपीसी जब इन्फोर्स हुआ था, ये सीआरपीसी 1898, उस वक्त जो डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट्स एग्जिस्ट कर रही थी उनमें उन्हें मतलब मेंटेन किया गया है कि वो जो पुरानी जो डिस्ट्रिक्ट और डिविजन्स हैं वो तब तक उसी तरह ही चलती जाएगी जब तक गवर्नमेंट उनमें कोई अल्ट्रेशन ना करे। यानी अल्ट्रेशन का जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट जब तक अल्ट्रेशन नहीं करती तो सीआरपीसी के इन्फोर्स होने से पहले वो पुरानी जो डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न चलती आ रही थी वो उसी तरह आगे भी चलेगी। इसके बाद जो है सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 सिंपल है, पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिस्ट्रिक्ट्स। इस सेक्शन के मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि पहली जो पावर है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न में तकसीम कर सकती है गवर्नमेंट, और दूसरा जो पावर है वो ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब डिवीज़न्स की जो बाउंड्रीज़ जो सब डिवीज़न्स की है उसको चेंज कर सकती है या उनका जो साइज़ है वो एडजस्ट कर सकती है। ये दो पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी के तहत दी गई है। तो ये था इसका पार्ट बी। अब हम इस चैप्टर का सेकंड चैप्टर का पार्ट सी देखेंगे जो कि कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के बारे में है। अच्छा, ये पार्ट हमें बताता है कि पाकिस्तान के जो क्रिमिनल कोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर और उनकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है। इस पार्ट में हम ये देखेंगे। इस पार्ट में जो सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 17 तक सीआरपीसी के इसी ही पार्ट सी में आते हैं, जिनमें कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट की जो फंक्शंस है और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका जिक्र हुआ है। तो चले सेक्शन वाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 9 को देखते हैं। सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन, इसके जो है टोटल 5 क्लासेस हैं। इसका जो पहला क्लास है वो ये हमें बता रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर सेशन डिवीज़न के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करेगी और इस कोर्ट के लिए जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसके लिए जज भी अपॉइंट करेगी। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर सेशन डिवीज़न के लिए एक सेशन कोर्ट एस्टेब्लिश करेगी और उसका जज भी अपॉइंट करेगी। पहले क्लास में हमें ये बताया गया। दूसरा जो क्लास है उसमें ये कह रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के ज़रिए बताएगी कि कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ बैठेगी। यानी उसकी जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताएगी। लेकिन जब तक वो ये ऑर्डर पास नहीं करती प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोर्ट वहाँ पर बैठेगी जहाँ पर ऑलरेडी कोर्ट इस कोड यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के नाफिज होने से पहले जहाँ पर जिस लोकेशन पर कोर्ट बैठती थी वहाँ पर फिर बैठेगी। अब इसका जो क्लास सी है वो ये बता रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस अपॉइंट कर सकती है जो एक या ज़्यादा कोर्ट ऑफ सेशन के लिए काम करते हैं और अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर केसों का फैसला करेंगे। यानी ये भी को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस अपॉइंट करे और अपनी जुरिस्डिक्शन में वो एक या एक से ज़्यादा कोर्ट्स में जुडिशियल पावर अपनी सरअंजाम दे। इसका जो चौथा क्लास है वो ये कह रहा है कि एक सेशन जज को प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी अगर कोई एक सेशन जज है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो उस सेशन जज को किसी और दूसरे डिवीज़न में एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है।
यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो किसी ख़ास जज को, सेशन जज को, किसी दूसरे जो डिवीज़न है वहाँ पर वो एडिशनल सेशन जज लगा सकती है। अब इसका सवाल आता है, इसी सेक्शन में ये बताया गया है कि वो जो ऐसा जज जो एक कोर्ट में वो सेशन जज है और दूसरे कोर्ट में वो एडिशनल सेशन जज है, तो वो कहाँ पर बैठेगी। इसमें इसका जवाब ये दिया गया है कि वो उसी जगह पर ये सेशन जज बैठेगा जहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी उसका जो लोकेशन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है कि वो कौन से डिवीज़न में बैठेगा या बैठेगी। अब इसका जो 5th क्लास है, आखिरी क्लास इस सेक्शन का, सेक्शन 9 का, इस क्लास के मुताबिक जो कोर्ट ऑफ सेशन है इस कोड के इनेक्ट यानी सीआरपीसी 1898 के इनेक्ट होने के वक्त एग्जिस्ट कर रही थी। मतलब ऐसे कोर्ट ऑफ सेशन जो सीआरपीसी 1898 के इनेक्टमेंट होने से पहले एग्जिस्ट कर रही थी, उन्हें ये तस्वूर किया जाएगा कि वो इसी ही कोड के तहत एस्टेब्लिश हुई है। मतलब वो ये माना जाएगा कि वो इसी कोड के तहत एस्टेब्लिश हुई है। इसके बाद सेक्शन 10 और 11 ये ओमिटेड है, अब ये सीआरपीसी का हिस्सा नहीं है, तो हम उनको स्किप करते हैं। आगे हमारे पास आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 जो है वो 2 क्लासेस पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला इसका जो टाइटल है वो है सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट। जो क्लास 1 है इसका, उसमें ये बताया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए फ़र्स्ट क्लास अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है तो वो क्या कर सकती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंट कर सकती है। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है। ये जो मजिस्ट्रेट है इनकी जो लोकल जुरिस्डिक्शन है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही डिफ़ाइन करेगी कि इनका जो काम है कौन से जुरिस्डिक्शन तक, किन केसों में या कौन से इलाके तक इनका केस सुनने का इख्तियार है, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इसमें जो दूसरा क्लास है वो ये है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके जुरिस्डिक्शन का जो स्कोप है वो डिफ़ाइन नहीं करती तो उन मजिस्ट्रेट की जो पावर्स है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंड करती है। यानी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनके पावर को डिफ़ाइन किया है किसी लिमिटेड एरिया के लिए या केसेस के लिए, तो वो तो उधर तक ही लिमिटेड होंगी। लेकिन अगर वो डिफ़ाइन ना किया हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो ऑटोमेटिकली उनका जो पावर है पूरे डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंड होगा। ये था सेक्शन 12। इसके बाद जो हमारे पास है वो है सेक्शन 13। सेक्शन 13 भी अब ओमिटेड है, इस सीआरपीसी का अब हिस्सा नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ते। इसके बाद हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 14 जो कि स्पेशल मजिस्ट्रेट के बारे में है। इसको हम देखते हैं। इसके भी टोटल 3 क्लासेस हैं, 3 नहीं 5 क्लासेस हैं, 2 अभी तक चल रही है, लेकिन जो बाकी 3 है वो ओमिटेड हुई है 2001 में। इसका जो टाइटल है स्पेशल मजिस्ट्रेट। क्लास 1 जो है वो हमें बताता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर किसी भी शख्स को स्पेशल मजिस्ट्रेट की पावर दे सकती है। ये जो शख्स है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये स्पेशल मजिस्ट्रेट की पावर दे सकती है, ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। उन्हें मतलब ये जो है स्पेशल मजिस्ट्रेट, इनको सिर्फ कुछ ख़ास केसेस या एक ख़ास कैटेगरी के केसेस के लिए ये पावर दी जा सकती है। मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पर, यानी हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा।
स्पेशल मजिस्ट्रेट। और ये जो पावर्स है इनकी किसी स्पेसिफिक लोकल एरिया के लिए भी लिमिट की जा सकती है या जनरल जुरिस्डिक्शन के लिए भी की जा सकती है। यानी इस सेक्शन का जो पहला क्लास है उसमें ये बताया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पर किसी भी शख्स को स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की पावर जो है वो दे सकती है। ये जो है कोई फार्मर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है और उनकी जो सिर्फ यानी उनको कुछ ख़ास केसेस या ख़ास कैटेगरी ऑफ केसेस है जो उनके लिए ये पावर दी जा सकती है। ये जो पावर है वो कोई लिमिटेड स्पेसिफिक एरिया तक या जनरल जुरिस्डिक्शन तक भी दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में लैंड डिस्प्यूट ज़्यादा हो और लैंड डिस्प्यूट्स के जो केसेस है वो ज़्यादा हो रही है और रेगुलर मजिस्ट्रेट उन्हें मतलब इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पा रही, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट की सिफारिश पर, हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पर, ये जो लफ्ज़ है हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जहन में रखना, क्योंकि अगला जो 14A है इन दोनों सेक्शन में कंपैरिजन पर हम करेंगे, यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में। किसी एक शख्स को स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी जो सिर्फ ये जो मतलब अगर लैंड डिस्प्यूट्स है उनको ये इस लैंड डिस्प्यूट के केसेस का जो बर्डन है वो कम करने के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसका जो क्लास 2 है, क्लास 2 में ये बताया गया कि जो मजिस्ट्रेट इस तरह अपॉइंट होते हैं उन्हें स्पेशल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। यानी उनका नाम बताया गया कि वो मजिस्ट्रेट जो है वो स्पेशल मजिस्ट्रेट कहलाए जाएंगे और उनका जो अपॉइंटमेंट है वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है। ये ड्यूरेशन और उनकी जो जुरिस्डिक्शन का फ़ैसला है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये डिसीजन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ख़ुद नहीं करेगी बल्कि हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद ये डिसीजन करेगी। इसका जो जुरिस्डिक्शन और ड्यूरेशन डिसाइड जो करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये जो अपॉइंटमेंट है ये जनरल ऑर्डर से भी हो सकता है या स्पेशल ऑर्डर से भी हो सकता है। इसमें दो ही चीज़ें बताई गई है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पर किसी शख्स को स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट बना सकती है, और फिर उसमें ये जो मेन बात है कि हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पर वो किसी ख़ास केसेस के लिए या स्पेसिफिक लोकल एरिया के लिए जो उसकी जो पावर है दी जाती है या जनरल जुरिस्डिक्शन के लिए भी वो पावर दे सकती है। दूसरा जो क्लास है उसमें ये बताया गया कि उसको जो इस तरह मजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है उसको स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होती है। और ये ड्यूरेशन कौन तय करता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन टू द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद ही स्पेशल या जनरल ऑर्डर के तहत ये अपॉइंटमेंट और ये जो जुरिस्डिक्शन का मामला है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब जो है हमारे पास आता है सेक्शन 14A। इसमें इसमें जो स्लाइड्स है उसमें सेक्शन 14 और 14A मिस हो गई है, तो मैं आपको जनरली ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो सेक्शन 14A है उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट्स, ये जो था सेक्शन 14 उसमें था स्पेशल मजिस्ट्रेट जस्ट, और 14A में है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट। इसमें भी दो क्लासेस हैं। इसका जो पहला क्लास है वो ये कह रहा है कि प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड केसेस के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने के बारे में क्लास 1 जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। उसमें ये बताया गया है कि ये जो स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट करने का जो इख्तियार है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। ये जो स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं प्राइस कंट्रोल के, उनकी जो पावर्स है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पावर जैसे होंगी, और उनका जो काम है, काम क्या होगा? उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस कंट्रोल लॉस
के अंडर होने वाले जो ऑफेंसेस है उनके ट्रायल तक लिमिटेड है। यानी ये जो 14A है इसमें जस्ट लिमिटेड किया हुआ है प्राइस कंट्रोल लॉज के रिलेटेड केसेस जो है वो, ये वाला जो मजिस्ट्रेट अगर 14A के तहत अपॉइंट होता है तो सिर्फ ये केसेस सुन सकता है। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जो पावर है सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, इसमें कोई हाई कोर्ट का अमल दखल नहीं है कि हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन या हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करेगी, ये इसमें नहीं है। ये जो प्राइस कंट्रोल लॉज है ये प्रोविंशियल भी हो सकती है या फेडरल लॉज भी हो सकती है, तो उसके लिए जो अपॉइंटमेंट होती है उसको 14A के तहत होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। इसका जो दूसरा क्लास है उसमें यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इनका कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इन मजिस्ट्रेट्स का की जो जुरिस्डिक्शन है वो डिफाइंड करता है, और ये जो जुरिस्डिक्शन है एक स्पेसिफिक एरिया के लिए हो सकती है। मजिस्ट्रेट को जो उनकी जो पावर्स है का स्कोप बताया जाता है जो कि प्राइस कंट्रोल लॉ के अंडर लिमिटेड होता है, मतलब इनमें जो इनका जो पावर का स्कोप है वो लिमिटेड है जस्ट प्राइस कंट्रोल की जो लॉज है उनके केसेस उनकी ऑफेंसेस तक। अब इसमें जो डिफरेंस है वो देखते हैं 14A और 14 में। इसका जो पहला है पर्पस जो सेक्शन 14 का है वो स्पेसिफिक केसेस या केस टाइप के लिए मजिस्ट्रेट अपॉइंट करना है, और 14A का जो फोकस है वो जस्ट लिमिटेड है प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड केसेस के लिए। और जो दूसरे नंबर पर पावर्स है, जो सेक्शन 14 के अंदर मजिस्ट्रेट की जो पावर्स है वो ब्रॉडर है, मतलब वो हो सकती है ब्रॉडर। जो 14 है उनकी जो पावर लिमिटेड है प्राइस कंट्रोल लॉज के लिए, बस जनरल नहीं है, उसमें जनरल नहीं हो सकती। और जो इसकी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है ये मेन की डिफरेंस है इन दोनों में। वो जो 14 के तहत स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होगा वो होगा हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पर, और बाद में भी जो उसकी जो जुरिस्डिक्शन वगैरह है वो भी हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद ही वो तयन किया जाता है। और लेकिन जब सेक्शन 14A का जिक्र है उसमें सोली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही ये डिसाइड अपॉइंटमेंट करती है, और इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो भी खुद ही डिसाइड करती है। तो ये था सेक्शन 14 जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। अब इसके बाद है हमारे पास सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो है वो है बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट। इसके जो है क्लासेस हमारे पास दो क्लासेस है सेक्शन 15 के। जो इसका पहला क्लास है वो बताता है हमें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो किसी भी जगह दो या उससे ज़्यादा जुडिशल मजिस्ट्रेट को एक साथ बेंच के तौर पर बिठा सकती है। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट दो या दो से ज़्यादा मजिस्ट्रेट को एक साथ बिठा सकती है, मतलब बेंच बनाना इसमें स्पेशली वो दो या दो से ज़्यादा जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है उनका बेंच बना सकती है। अब मेन पॉइंट, ये जो बेंच है इसको किसी भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास की पावर दी जा सकती है। अब उनका पावर कैसे पता चलेगा कि ये जो बेंच बना है इनके पास जो पावर है ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की तरह होगी या सेकंड क्लास की तरह या थर्ड क्लास की तरह। ये जो है उसमें ये बताया गया है कि इस बेंच को किसी भी मजिस्ट्रेट की यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास की पावर दी जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि बेंच को ये पावर है, पावर्स वो स्पेसिफिक केसेस या केस कैटेगरी या स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के लिए दी जाती है। ये जो है ये डायरेक्शन जो आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आर्डर के थ्रू ही दी जाती है कि मतलब ये जो बेंच बनाया गया है इसके पास कौन सी मतलब बनाने का जो इख्तियार है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। फिर उसके बाद जो इसका इख्तियार है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, और
फिर ये भी डिसाइड कर सकती है कि कौन से स्पेसिफिक केसेस या केस कैटेगरी या कौन से जियोग्राफिकल एरिया जो स्पेसिफिक किया जाता है उनमें ये केसेस सुनेगी। इसका जो दूसरा क्लास है वो ये कहता है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई ख़ास डायरेक्शन ना दे तो हर बेंच अपने मेंबर मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी इसमें ये कह रहा है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये डायरेक्शन नहीं देती, पावर्स और ये चीज़ें, तो हर बेंच के जो उसमें मेंबर्स है, मजिस्ट्रेट मेंबर्स, जिस तरह उसमें मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बैठा हो और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास बैठा हो और मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, तो इनकी जो पावर या जुरिस्डिक्शन वगैरह है वो उन मेंबर्स पे डिपेंड करती है। कैसे? अब ये देखना है उसका। वो ऐसे डिपेंड करती है कि फॉर एग्जांपल एक बेंच है, उसमें मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट सेकंड क्लास बैठा है और एक मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास बैठा है, तो इस पूरे बेंच का जो इख्तियार होगा, इसमें जो सीनियर है उस जैसा इख्तियार पूरे बेंच का होगा। अब इसमें सीनियर कौन सा है? मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास की पावर इनके पास होगी। और अगर ऐसा हो कि एक मजिस्ट्रेट बेंच है, उसमें एक मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास बैठा है और एक फर्स्ट क्लास बैठा है, तो उस बेंच का इख्तियार क्या होगा? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की तरह इख्तियार उस बेंच के पास होगा। यानी उसमें जो सीनियर है, जो जज, जो मजिस्ट्रेट सीनियर मोस्ट है, उसी क्लास के मुताबिक ही उस पूरे बेंच का इख्तियार होगा। ये जो मतलब प्रैक्टिकल सेंस में जो उसी बेंच को उस हाईएस्ट क्लास के मजिस्ट्रेट का बेंच माना जाता है, जो वहाँ उस बेंच में प्रेजेंट हो और डिसीजन में शामिल हो। अब सेक्शन 16 जो कि पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर गाइडेंस ऑफ मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस, उसको हम देखते हैं। इस सेक्शन के मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो रूल फ्रेम करे जो मजिस्ट्रेट और बेंचेस के लिए गाइडेंस का काम करे। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही रूल्स फ्रेम करेगी जो मजिस्ट्रेट और बेंचेस का काम करने का तरीका है, वो उसमें गाइडेंस प्रोवाइड करें। ये रूल्स सीआरपीसी के जो लॉ है उसके साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी उसके मुताबिक होने चाहिए। सीआरपीसी का जो ये लॉ है इसी के मुताबिक होने चाहिए। अब इनमें ये बताया गया है कि किन सब्जेक्ट्स के लिए मतलब ये रूल प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सकती है। इनमें सबसे पहले जो बताया है, द क्लासेस ऑफ केसेस टू बी ट्राइड। हर मजिस्ट्रेट को किन केसेस का फ़ैसला करना है, इसका तयन करने के लिए रूल बनाएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, टाइम एंड प्लेस ऑफ सिटिंग। मजिस्ट्रेट या बेंचेस का जो काम करने का वक्त और उनका जो काम करने की जगह है उसका तयन भी इस रूल के ज़रिए ही किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस फॉर कंडक्टिंग ट्रायल्स, यानी हर बेंच कैसे बनाया जाएगा और उसमें कौन लोग शामिल होंगे, इसके लिए जो रूल्स फ्रेम करना है वो भी इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल फ्रेम करेगी। और जो चौथा है, फोर्थ पॉइंट, डी पॉइंट, मोड ऑफ सेटलिंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अगर एक बेंच का मेंबर किसी फैसले पर मुतफिक ना हो सके, मतलब एक बेंच है उसमें जो मेंबर्स है वो आपस में किसी फैसले पर मुतफिक नहीं हो पा रहे, तो इस सिचुएशन का कैसे मतलब इसको हैंडल किया जाएगा, ये भी इसी रूल्स में स्पेसिफाई होगा। अब रेड्स एंड ट्रायल्स ऑन द स्पॉट, यानी स्पॉट पर जो रेड्स और ट्रायल कंडक्ट होंगे वो कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, इसका जो प्रोसीजर है वो भी इन रूल में ही डिफाइन होगा। इसमें ये बताया गया सेक्शन इन शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट अगर हम इसको देखें कि जो
प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनका ये इख्तियार है कि वो जो मजिस्ट्रेट और बेंचेस के लिए गाइडेंस के उनको गाइडेंस के लिए रूल्स बनाएगी। रूल्स फिर ये जो नीचे 5 चीज़ें बताई गई है, इन चीज़ों के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, जो कि बेंच के काम करने का तरीका, मतलब उनको उस रूल्स के तहत ही गाइड किया जाएगा। लेकिन एक इसमें बात ज़रूरी है कि ये जो रूल्स है वो CRPC के साथ जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इसमें उसका तज़ाद नहीं होना चाहिए आपस में। अब सेक्शन 17 देखते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस टू सेशन जजेस। इसमें जो हमारे पास है 5 क्लासेस है, जिसमें सेकंड क्लास और 5th क्लास है वो ओमिटेड है। तो 3 क्लासेस हैं जो हम पढ़ेंगे आज। क्लास 1 जो है उसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 12, 14 और 14A के तहत अपॉइंट होने वाले जो सारे जो मजिस्ट्रेट इन सेक्शन के तहत जो अपॉइंट होते हैं, और सेक्शन 15 के तहत जो बनाए गए सारे बेंचेस सेशन जज के अंडर काम करते हैं। यानी इसमें यही बताया गया है कि जो 12, 14 और 14A के तहत और जो 15 के तहत जो बेंचेस बनाए जाते हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो काम सेशन जज के अंडर करते हैं। यानी सेशन जज जो है ये डिसाइड करता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट या बेंच किस केस को हैंडल करेगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है CRPC और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो फ्रेम्ड रूल्स है उनके मुताबिक होगा। यानी सेशन जज तो ये डिसाइड करेगा, लेकिन वो भी अपने तौर पे नहीं, बल्कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और CRPC के तहत रूल बनाए गए हैं उनके मुताबिक ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो इन मजिस्ट्रेट में डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? सेशन जज। इसका क्लास 1 जस्ट यही बता रहा है। क्लास 3 असिस्टेंट जज। इसमें जो असिस्टेंट जज है अब वो बता रहा है कि असिस्टेंट जज भी अपने सेशन जज के अंडर काम करता है, लेकिन ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली है। जुडिशियली दोनों के पावर सेम होते हैं, असिस्टेंट सेशन जज और सेशन जज के। सेशन जज, अब ये जो क्लास 3 है उसमें ये बता रहा है कि असिस्टेंट जज भी अपने सेशन जज के अंडर ही काम करता है। सेशन जज उन असिस्टेंट जजेस का जो काम है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो इसका फैसला वो अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक करता है। यानी सेशन जज जो है वो डिसाइड करेगा कि जो असिस्टेंट सेशन जज है वो क्या काम करेगा। वो फैसला जो है सेशन जज अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक ये उसके पास इख्तियार है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो इस कोर्ट को रन करता है वो सेशन जज करता है। वो असिस्टेंट सेशन जज को भी डील करता है और साथ में जो मजिस्ट्रेट है उनका भी जो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम है वो सेशन जज ही डिसाइड करता है। क्लास 4 है, अगर सेशन जज किसी वजह से अवेलेबल ना हो या काम करने का काबिल ना हो, मतलब या तो वो लीव पे हो या फिर ऐसी मर्ज़ में मुब्तला हो कि वो काम करने के काबिल ही ना रहे, तो वो किसी अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए एक एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज या किसी और एलिजिबल मजिस्ट्रेट को डेजिग्नेट कर सकता है जो उस वक्त अवेलेबल हो। मतलब अगर कोई सेशन जज लीव पे हो या वो अनएबल टू परफॉर्म हिज वर्क हो, तो वो या जो अपना काम है अर्जेंट जो केसेस है, एप्लीकेशंस है, वो किसी एडिशनल सेशन जज को भी असाइन कर सकता है कि ये आप सुनो, या असिस्टेंट सेशन जज या किसी भी जो एलिजिबल मजिस्ट्रेट हो उसको वो डेजिग्नेट कर सकता है। तो ये था हमारे पास सेक्शन 17। अब इस का जो इसके साथ ही जो पार्ट बी है वो
भी इख्तिताम पजीर हुआ। अब इसमें पार्ट सी हमारे पास है, ये पार्ट सी था, सॉरी। अब इसके बाद जो हमारे पास है पार्ट डी जो है वो ऑलरेडी ओमिटेड है, सो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 18 to 21 वो अभी सीआरपीसी के इस एक्ट में वो नहीं है, तो वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे। इस चैप्टर 2 का जो ई पार्ट है, जस्टिस ऑफ पीस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी बनाना चाहिए, लेकिन पहले अब इस चैप्टर के साथ कवर करते हैं, फिर डिटेल में भी एक सेपरेट इसमें लेक्चर भी इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे। तो जो पार्ट ई है जस्टिस ऑफ पीस, इसमें 3 सेक्शंस है, 22A, 22B और इसके अलावा सेक्शन 25। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 22 से, अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस के हवाले से है। इसका जो है एक ही क्लास है सेक्शन 22 का, तो उसमें ये बताया गया है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको ये इख्तियार है कि वो वो जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट करे। मतलब ये जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंटमेंट का इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। अपॉइंटमेंट के लिए कुछ शराइत होती है। वो शराइत क्या है? वो शख्स पाकिस्तानी सिटीज़न होगा, जो जिस बंदे को अपॉइंट कर रही है प्रोविंशियल को, पाकिस्तानी सिटीज़न होगा। उसकी जो इंटेग्रिटी और सूटेबिलिटी है उसके बारे में भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यकीन हो कि ये इसकी जो इंटेग्रिटी और इस पोजीशन के लिए वो सूटेबल है। ये जो अपॉइंटमेंट है ये एक स्पेसिफिक लोकल एरिया के लिए होती है, जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाता है कि ये जस्टिस ऑफ पीस इस एरिया के लिए अपॉइंट होगा या हो गया। अगली जो बात है इसमें बताई गई है कि वो ज़्यादा शख्स को एक ही एरिया के लिए अपॉइंट कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज अ जस्टिस ऑफ पीस। जो नोटिफिकेशन की वैलिडिटी है उसका टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई किया जाता है। यानी इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जस्टिस ऑफ पीस प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उसका इख्तियार है। अपॉइंटमेंट के लिए शराइत है, वो शराइत क्या है कि वो शख्स पाकिस्तान का सिटीज़न हो, उसकी इंटीग्रिटी और सूटेबिलिटी के बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो, और जो अपॉइंटमेंट है वो स्पेसिफिक लोकल एरिया के लिए होती है, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन की जाती है कि ये इसी एरिया के लिए अपॉइंट। ज़्यादा शख्स मतलब भी इस एक एरिया के लिए अपॉइंट कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो नोटिफिकेशन की जो वैलिडिटी का टाइम पीरियड है वो भी स्पेसिफाई किया जाता है। अब इसके बाद है सेक्शन 22A, पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। अब इस सेक्शन में हमें जस्टिस ऑफ पीस की जो है पावर बताई गई है। इसके काफ़ी सारे क्लासेस है, तो हम क्लास वाइज इस सेक्शन को देखते हैं। सब सेक्शन जो 1 है इसका, जस्टिस ऑफ पीस को किसी लोकल एरिया में अरेस्ट करने के लिए वही पावर्स मिलती है जो सेक्शन 54 में पुलिस ऑफिसर के पास है, यानी अरेस्ट विदाउट वारंट। और दूसरे नंबर पर सेक्शन 55 में पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास जो पावर पुलिस सेक्शन 54 और सेक्शन 55 में पुलिस को दी गई है, किसी भी शख्स को किसी लोकल एरिया में अरेस्ट करने के लिए वो पावर सेम जस्टिस ऑफ पीस के पास भी होंगे। इसका जो सब सेक्शन 2 है वो है, अगर जस्टिस ऑफ पीस अपने अरेस्ट करने का जो इख्तियार है करे, अगर वो अपने अरेस्ट करने का जो इख्तियार इस्तेमाल करता है, तो वो अरेस्टेड मतलब अगर किसी को वो अरेस्ट करता है तो वो जो अरेस्टेड शख्स है उसको फ़ौरन पुलिस स्टेशन ले जा कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। मतलब
उसको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा और उस अरेस्ट की जो सरकमस्टांसेस है उसका एक रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज को देगा। जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है उसको वो रिपोर्ट भी देगा और ऑफिसर इंचार्ज उस शख्स को दोबारा अरेस्ट करेगा और केस को हैंडल करेगा। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एरिया में कोई शख्स सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और जस्टिस ऑफ पीस उसे अरेस्ट करे तो उसका जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि उस शख्स को पुलिस के हवाले करना है। उसने एक रिपोर्ट भी साथ में बनाना है, उसकी जो अरेस्ट की सर्कमस्टांसेस है उस रिपोर्ट को उसमें मेंशन करके पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज है स्टेशन का उसको देगा। इसका जो सब सेक्शन 3 है उसमें बताया गया है कि जस्टिस ऑफ पीस किसी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बुलाकर मदद ले सकता है। मतलब अगर किसी भी शख्स को अरेस्ट करना हो तो जस्टिस ऑफ पीस किसी पुलिस ऑफिसर को बुला सकता है। मतलब उसके पास ये इख्तियार है कि उस शख्स को गिरफ़्तार करने में मदद करो। मतलब ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करना जो कि या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में शामिल हो या जिसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी रीज़नेबल कंप्लेन या इंफॉर्मेशन हो कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में शामिल है, तो उस शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए जस्टिस ऑफ पीस किसी भी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बुलाकर उससे मदद ले सकता है। दूसरे नंबर पर बी जो इसका है, क्राइम रोकने के लिए ख़ासकर अगर पब्लिक पीस का ख़तरा हो तो पुलिस ऑफिसर को जस्टिस ऑफ पीस बुलाकर मदद ले सकता है किसी भी बंदे को गिरफ़्तार करने के लिए। कौन से बंदे को, या तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में शामिल हो या जिसके ख़िलाफ़ कोई रीज़नेबल कंप्लेंट हो या इंफॉर्मेशन हो कि ये बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस में कमिट किया था इसने, तो उसको गिरफ़्तार करने के लिए जस्टिस ऑफ पीस पुलिस ऑफिसर से मदद ले सकता है और पुलिस ऑफिसर बाउंड है उसकी मदद करने का। और दूसरा जो केस है उसमें क्राइम को रोकने के लिए, मतलब ख़ासकर अगर पब्लिक पीस को ख़तरा हो तो फिर जस्टिस ऑफ पीस पुलिस से मदद लेके किसी बंदे को गिरफ़्तार कर सकता है। इसका जो सब सेक्शन 4 है उसमें ये बताया गया कि अगर पुलिस ऑफिसर को मदद के लिए बुलाया जाए, मतलब अगर जस्टिस ऑफ पीस पुलिस ऑफिसर को मदद के लिए बुलाती है तो उस मदद को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर माना जाएगा। मतलब अगर ऑर्डर देता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो जस्टिस ऑफ पीस है वो कॉम्पिटेंट था, उसकी ये अथॉरिटी थी कि वो किसी पुलिस ऑफिसर को ये ऑर्डर करे कि फ़लाने शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए मेरी मदद करो, और पुलिस इसीलिए बाउंड है कि वो उसकी मदद करें। सब सेक्शन जो 5 है इसका, उसमें ये बताया गया कि जस्टिस ऑफ पीस की जो एक्स्ट्रा कुछ पावर्स है उसके बारे में बताया गया है। वो क्या है? पहला जो है किसी शख्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करना, ये भी उसके पास इख्तियार है कि वो किसी शख्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करे, या किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना हो या डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना हो जो किसी लॉ के मुताबिक मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना ज़रूरी हो ना, तो वो जो जस्टिस ऑफ पीस है वो भी उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकता है। इस अटेस्टेशन को जो है वो लीगली वैलिड माना जाएगा। तो इसका जो ये जनरल पावर्स है वो सब सेक्शन 5 में दिए गए। और अब सब सेक्शन 6 है, उसमें यह है कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जैसे DCO या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को डायरेक्शन देने का इख्तियार है। अगर यानी एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है उसको पुलिस को डायरेक्शन देने का इख्तियार है। कौन से केसेस में? अगर FIR रजिस्टर ना की जा रही हो, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। अगर पुलिस किसी बंदे को का मतलब के ख़िलाफ़ क्राइम हुआ है, किसी अफेक्टेड पार्टी को पुलिस के पास जाती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट करती है पुलिस को कि फ़लाने शख्स के ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट दर्ज करो, लेकिन पुलिस रिफ्यूज़ करती है, तो जस्टिस ऑफ पीस के पास ये इख्तियार है कि वो पुलिस को डायरेक्शन दे सकती है कि ये FIR बनता है और आप इसको रजिस्टर्ड करो।
लेकिन सबसे पहले ये जो एफआईआर ऑर्डर देता है जस्टिस ऑफ पीस प्रैक्टिकली, तो पहले पुलिस को बुला के उसको सुना जाता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि ये एफआईआर बनता है कि नहीं बनता। ये इसका मेन जो है पावर जस्टिस ऑफ पीस, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है इसमें यूज़ होता है। जो दूसरे नंबर पर है ये भी उसके पास इख्तियार है कि जो कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो तो वो उससे ट्रांसफ़र करके दूसरे पुलिस ऑफिसर को दे सकती है। ये भी पावर है जस्टिस ऑफ पीस के पास। तीसरा जो है वो पुलिस अपने फंक्शन को अगर निगलेक्ट करे या एक्सेस कमिट करे तो पुलिस को डायरेक्शन दे सकती है इस हवाले से। यानी 3 केसेस है उसमें पुलिस को जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन दे सकती है कि ये काम करो या ये काम ना करो। अब इसका जो सेक्शन 22B है उसमें जो है ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ पीस के बारे में बताया गया है। पहले जो है पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस 22A में है ना, उसका जो 22B है, 22B में है ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। इसका जो पहला क्लास है, अगर किसी एरिया में ब्रीच ऑफ पीस या किसी ऑफेंस का वाक़या हो, मतलब अगर कोई ऑफेंस हो तो जस्टिस ऑफ पीस उस वाक़या जो है वो जो होता है उसकी इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी का रिटर्न जो रिज़ल्ट है मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को रिपोर्ट करेगा। यानी अगर किसी एरिया में ब्रीच ऑफ यानी पीस को कोई ख़राब कर रहा हो या किसी ऑफेंस का वाक़या हो, कोई ऑफेंस हो, तो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो उस जो वाक़या है उसकी इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी का जो रिटर्न रिज़ल्ट है वो मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन की जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको रिपोर्ट करेगा। क्लास ए में ये बताया। क्लास बी, अगर ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल हो तो जस्टिस ऑफ पीस क्राइम साइट से किसी मतलब चीज़ को हटाने या उसमें जो इंटरफेरेंस रोकने की है वो उसका कोशिश करेगा जस्टिस ऑफ पीस। यानी अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो जस्टिस ऑफ पीस क्राइम साइट से मतलब किसी चीज़ को हटाने या उसमें जो, क्योंकि वो जो क्राइम साइट है उसको सिक्योर करना होता है, तो अगर उससे किसी चीज़ को हटा रहा हो या उस क्राइम साइट में कोई इंटरफेरेंस हो रहा हो उसको रोकने की कोशिश करेगा जस्टिस ऑफ पीस। इसके बाद जो क्लास सी है इसका, उसमें ये बताया गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट करता है तो जस्टिस ऑफ पीस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करे। मतलब अगर किसी भी केस में पुलिस ऑफिसर जस्टिस ऑफ पीस को इन्वेस्टिगेशन का रिक्वेस्ट करता है रिटर्न में, तो जो जस्टिस ऑफ पीस है पुलिस की उस इन्वेस्टिगेशन में फिर मदद करेगा। किसी डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करना हो तो उसके लिए भी जस्टिस ऑफ पीस जाके डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करेगा। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि मतलब अगर किसी मर्डर केस का विटनेस डेथ बेड पर हो, मतलब वो आखिरी सांसें ले रहा हो और अपनी जो लास्ट वर्ड्स है वो रिकॉर्ड करना चाहता हो, तो जस्टिस ऑफ पीस जो है ना, ये जो लास्ट वर्ड्स है इसको ही डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रिकॉर्ड कर सकता है, जो कोर्ट में है वो एडमिसिबल होगा वो जो डाइंग डिक्लेरेशन है। अब इस चैप्टर का लास्ट जो सेक्शन है काफ़ी लेंथी चैप्टर है। अब लास्ट सेक्शन हम देखते हैं जो कि सेक्शन 25 एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। सेक्शन 25 जो है वो सेशन जज और उनके जो नॉमिनेट किए गए जो एडिशनल सेशन जजेस हैं को उनकी जो अपनी ऑफिशियल पोजीशन के ज़रिए जस्टिसेस ऑफ पीस का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। इस सेक्शन में वो दिया गया है कि
ये स्टेटस सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट तक मतलब लिमिटेड होता है जहां ये जजेस अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो। यानी इसमें ये है कि सेशन जजेस और उनकी जो नॉमिनेट किए गए जो सेशन जजेस किसी एडिशनल सेशन जज को नॉमिनेट करता है अपनी ऑफिशियल पोजीशन के ज़रिए, तो उनका जो है उनके पास ये जो जस्टिस ऑफ पीस का जो अथॉरिटी है वो उनके पास है। यानी इनको इनहेरेंटली ये जो स्टेटस है मिला हुआ है। और ये जो स्टेटस सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट तक लिमिट होता है जहाँ पर जजेस अपनी मतलब ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो, वहाँ तक ये लिमिटेड है। तो ये था आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का। इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए एक शख्स पुलिस स्टेशन जाता है लेकिन उसका जो एफआईआर है रजिस्टर नहीं हो रहा। अब वो कंप्लेन लेकर सेशन जज के पास जाता है जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है, मतलब वो तो डिसाइडेड है ऑलरेडी कि वो जस्टिस ऑफ पीस की अथॉरिटी उसके पास है। तो जज जो है पुलिस को बुलाएगा, पुलिस को सुनेगा और अगर एफआईआर बनता है तो तुरंत एफआईआर रजिस्टर करने का मतलब उनको डायरेक्शन देगा। तो ये था हमारा चैप्टर सेकंड चैप्टर जो कि सीआरपीसी का आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। उम्मीद है आप सबको इसका समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ ताकि कुछ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ आए। अगर किसी को मतलब पुराने स्टूडेंट्स हैं वो फिर अब इसकी स्पीड बढ़ाकर 2x पे लगा के वो सुन सकते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को समझ आई है, लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई कमी बेशी